राजस्थान में उपचुनाव का दौर चल रहा है और उपचुनाव के दौर में भले ही मौसम ठंडी का हो, लेकिन उपचुनाव की गर्मी इतनी है कि राजस्थान रेगिस्तान की तरह उबल रहा है और नेताओं की जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जड़ी लग रही है, उससे लगता है कि राजस्थान में गर्मी का मौसम फिर से आ गया है, सर्दी का मौसम दिख नहीं रहा है। ये राजनीति की गर्मी क्या परिणाम देगी? हमारे साथ में परिणाम पर भविष्यवाणी पहले से ही करने वाले राजस्थान में दिग्गज नेता चंद्रराज सिंह भी हमारे साथ में हैं। इन्हीं से जानेंगे कि राजस्थान के उपचुनावों में क्या परिणाम होंगे और किसका भविष्य किस ओर ले जाएगा उसे, और कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे हटेगा, और क्या राजस्थान की राजनीति आगे होने वाली है। हमारे साथ में चंद्रराज जी सिंह भी हैं। सिंह जी साहब, आप बड़े भविष्यवेत्ता हैं, कईयों का भविष्य आपने सजाया है, संवारा है। इस बार तो ये उपचुनाव क्या गुल खिलाएंगे और क्या भविष्य तय करेंगे नेताओं के, और कौन कौन से नेता ऐसे हैं जिनका भविष्य इस उपचुनाव से जुड़ा हुआ है? जी, पार्टियों की अलग अलग स्थिति है। अब हम तीनों की अलग अलग बात करें तो अच्छा है। कांग्रेस में प्रीति को टिकट दिया गया है, उसके प्रति सहानुभूति लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन भाई बहनों में भी आपसी डिफरेंसेस हैं। गुलाब सिंह जी का दूसरा परिवार प्रीति को नहीं चाहता था, ये सहानुभूति तो बढ़ जाएगी, सहानुभूति की अनुभूति इस चुनाव में बहुत कम होगी। तो कांग्रेस को समर्थन करने वालों में कोई प्रभावशाली व्यक्ति है नहीं, स्पीकर खुल के बोल नहीं सकते, और चित्तौड़ वाले सीपी जोशी का प्रभाव नहीं है। तो कांग्रेस को मजबूत धरातल देकर युद्ध के मैदान में उतारने के लिए सेनापतियों की कमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र नहीं है, वो प्रभाव शून्य व्यक्ति है, इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत से शुरू हुई, धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तो जीत तय थी। महाराज भिंडर को टिकट नहीं देने का गुलाब सिंह जी का दिन था, पूरा हो गया, टिकट कट गया। अब हिम्मत सिंह नाम के आदमी को टिकट दिया गया है। हिम्मत सिंह जी सीपी जोशी के अपनी पसंद के आदमी, उनके मित्र भी हैं, उनका प्रभाव नहीं है, उनके पीछे वोट बैंक नहीं है। अब आरएसएस का और बीजेपी का जो कार्यकर्ता चाहता है कि कांग्रेस को हराना जरूरी है, उसके सामने एक ही ऑल्टरनेटिव है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर कांग्रेस को हराने के लिए डांगी को वोट दे। डांगी कट्टर बीजेपी का आदमी है, उसका बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है, जाति बहुत सबल है। फिर महाराज भिंडर ने बार बार गुलाब जी पर आक्रमण करके जैन समाज को क्रोधित कर दिया है, तो जैन समाज भी डांगी के साथ लग जाएगा। कल मुझे मिनारिया समाज के बड़े वरिष्ठ लोग मिले थे, उनकी भी हार्दिक इच्छा डांगी को मदद करने की है। इधर डांगी के पीछे रालोपा के हनुमान बेनीवाल का दिमाग भी है, उसकी जोड़ तोड़ भी है, अन्य जाति किसानों के वोट भी है। तो सब मिलाकर ये ABCD जोड़ो तो डांगी सबसे मजबूत उम्मीदवार निकलते हैं। महाराज भिंडर को पर्टिकुलर कम्युनिटी के अलावा और वोट मिलने की संभावना नहीं है। चौथा उम्मीदवार मेरे को तो हनुमान बेनीवाल ही सबसे सशक्त लगता है। दूसरे नंबर पर मैं कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाई जाए तो शायद भिंडर दूसरे नंबर पर आ सकता है, पर कांग्रेस की प्रीति इतनी कमजोर नहीं है जो भिंडर से कमजोर रह जाए, तो दूसरे स्थान पर कांग्रेस रहेगी, तीसरे स्थान पर महाराज भिंडर रह सकते हैं। और भाजपा का तो पूरा गुलाब जी को नाराज करके, गलत चयन करके कार्यकर्ता का जाति समीकरण तोड़कर, अधूरे झूठे आरोप लगाकर सभी पार्टियों ने जैन समाज को क्रोधित कर दिया है। जैन और मिनारिया समाज वल्लभनगर सीट का फैसला करेंगे, क्योंकि उसके जो डांगी वोट है वो तो सॉलिड है स्टील की तरह, और 35,000 डांगी वोट है। हनुमान के भी अपने किसानों के 10,000 वोट पक्के हैं। जो हनुमान को नहीं जानते हैं वो उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं जानता हूं हनुमान में वो गुण है कि बिखरे हुए लोगों को एक कर दे। इधर चूंकि हनुमान थर्ड फ्रंट है, न तो भाजपा एंड कांग्रेस है, इधर न्यूट्रल वोट जो कांग्रेस भाजपा दोनों से नाराज है वो भी तो डांगी को लाएंगे। तो सारा चुनाव बड़ा स्पष्ट है। ये लड़ाई मूल रूप से कांग्रेस और डांगी के बीच की लड़ाई है, पर कांग्रेस में कोई को सशक्त नेता ही नहीं है, बोलने वाला ही नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास को ले गया तो राजपूत वोट पर प्रभाव करेगा, डांगी के वोटों में राजपूत वोटों की गिनती नहीं है, उसका असर डांगी के चुनाव में पड़ता नहीं है। स्पष्ट है ये चुनाव में गुलाब चंद की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए जैसे जैसे भाषण भिंडर साहब
और दूसरी पार्टियों ने दिए हैं, उससे गुलाब सिंह जी का अपमान हुआ है। गुलाब चंद कटारिया के समर्थकों का कर्तव्य है कि उनकी इज्जत बचाने के लिए वो रियल भाजपा के कार्यकर्ता डांगी को जिताकर उनकी प्रतिष्ठा बचाए, और वो ऐसा करेगा। ये ठीक है, गुलाब जी पर प्रतिबंध है, पार्टी वो नहीं बोले, न बोले, वो न्यूट्रल आदमी तो बोलेगा, मेरे पर तो कोई भाजपा का प्रतिबंध नहीं है, मेरे लिए भाजपा कांग्रेस डू नॉट एग्जिस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं दावे से कह सकता हूं कि गुलाब चंद की प्रतिष्ठा का इश्यू अगर डांगी को मदद देता है तो डांगी को हराने वाला कोई नहीं है, और ऐसा होगा, ऐसा मेरी मान्यता है। कल मैंने मीनारी समाज के कई अच्छे लोगों को बुलाकर बात की थी, वो मन्ना के कई भक्तों से बात की थी। सबकी धारणा यही है कि भाजपा चौथे स्थान पर चल रही है, क्योंकि भाजपा की उम्मीदवार का चयन ही गलत है। जब भाजपा चौथे स्थान पर है तो मरती मरती भाजपा क्या कांग्रेस को हराना नहीं चाहिए? तो कांग्रेस को हराना चाहिए तो उसी को वोट देगी जो प्रीति को हरा सके। तो और आदमी कौन? महाराजा भिंडर से तो प्रीति हारती नहीं, महाराजा भिंडर से तो ज्यादा से ज्यादा वोट आएंगे तो एक पर्टिकुलर कास्ट के तो वोट आएंगे, या उनके निजी मित्रों के वोट आएंगे। कुछ जैन समाज के वोट जाने वाले थे, पर गुलाब जी का बार बार अपमान करके उसका रुख भी उन्होंने बदल दिया है, वो भी अब डांगी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। चुनाव बड़ा साफ है, 3 नेताओं में ये जो मामला है, वसुंधरा का, लोग कहते हैं वसुंधरा का सपोर्ट महाराज भिंडर को है, मैं इस बात को नहीं मानता, ये एक हवाई है, अफवाह है। वसुंधरा जी ऑलरेडी हाईकमान की नजर में काफी पहले से डाउन हो चुकी है, वो ऐसी गलती करके और भाजपा के विरोध में किसी की मदद करे, मैं इसको पॉसिबल नहीं मानता। वो करना चाह के नहीं कर सकती, उसकी इच्छा को नहीं कर सकती, तो वसुंधरा को मेरे ज्यादा कौन जानता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वसुंधरा ऐसी भूल नहीं करने वाली है, तो भिंडर साहब का ये सपोर्ट भी खत्म है। अब वसुंधरा का सपोर्ट चला भी जाए तो हिम्मत सिंह का लाभ होना नहीं है। हिम्मत सिंह भिंडर और डांगी के बीच की लड़ाई है, कांग्रेस को एक तरफ रखिए आप, कांग्रेस को जीतना नहीं जीतना तब तय होगा कि सेकंड कौन है। अब सेकंड में अगर हिम्मत सिंह नहीं है और भिंडर भी नहीं है तो सेकंड तो डांगी हुआ, तो डांगी को भाजपा के कार्यकर्ता मरने नहीं देंगे, क्योंकि वो उन्हीं का साथी है, उनके साथ काम किया है, उसको वो कट्टर भाजपा देखा जाए तो इनमें डांगी है। फिर हनुमान बेनीवाल का समर्थन है, हनुमान बेनीवाल की योग्यता को कब आंकना भारतीय जनता पार्टी और महाराज भिंडर दोनों के लिए घातक होगा। वो बड़ा जोड़ तोड़ का आदमी है, सारे किसानों को जोड़ देगा, और जो दोनों जातियों की बड़ी जातियों के उनको जोड़ देगा। इसलिए रालोपा की जीत मुझे ज्यादा संभव लग रही है। अब होना जा रहा तो भाग्य है, कौन कह सकता चुनाव में क्या होता है, पर स्पष्ट है कि इस चुनाव के अंदर भाजपा चौथे स्थान पर रहेगी। मैंने ये बात की, उसके 1 महीने बाद अशोक गहलोत ने भी यही कहा है कि भाजपा चौथे स्थान पर जाएगी। चलो अच्छा है, सुनकर के तो उनकी समझ बढ़ी जाती है, खुद का दिमाग चले या न चले मैं नहीं कहता, फैसला मैंने 1 महीने पहले किया था, जो टीवी चैनलों में आ चुका है। एनीवे, कांग्रेस की स्थिति दुर्गतिपूर्ण है, भाजपा की भयावह है, फिर भी कांग्रेस सेकंड या फर्स्ट में यही जगह तो रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सिंघवी जी, जिस तरह से राजनीति का दौर चल रहा है उससे लगता है कि ये प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है, मुख्यमंत्रियों की लड़ाई हो गई है। जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चाहे भाजपा से हों, कांग्रेस से हों और वर्तमान के मुख्यमंत्री हों, जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत पहले सचिन पायलट खेमे में थे, अब मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर प्रीति को टिकट तो दे दिया है, लेकिन जीत के प्रति वो कितना आश्वस्त है यह तो समय ही बताएगा। इधर गुलाबचंद कटारिया के प्रभाव को रोकने के लिए वसुंधरा राजे का किस तरह से खेल होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिम्मत सिंह को टिकट दिया है वो किस प्रकार से होगा, ये इस पे आप बताएं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हिम्मत सिंह को मैं सीरियस कैंडिडेट ही नहीं मानता हूँ जी। केवल गुलाबचंद के कारण कि गुलाब जी की प्रतिष्ठा बढ़ न जाए, डांगी का टिकट काटकर हिम्मत सिंह को टिकट दिया गया है। हिम्मत सिंह के पास पैसे की ताकत है, सीपी जोशी, चित्तौड़ वाले सीपी जोशी, अब स्पीकर का मत समझ लेना, उसका समर्थन है, इसके अलावा क्या है। इसलिए मैं नहीं मानता कि सीरियस कैंडिडेट है, भाजपा कैंडिडेट को मैं कैंडिडेट नहीं मानता। तो एक मुख्यमंत्री का जवाब तो मैंने आपको समझा दिया। अब रहा कांग्रेस का मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का उदयपुर संभाग में कोई मतलब ही नहीं है उनका, तो जब जोधपुर संभाग में ही मतलब नहीं है तो उदयपुर संभाग में क्या मतलब होगा। यहाँ पर अगर किसी का प्रभाव है, वो स्पीकर बन चुके हैं, वो संवैधानिक पद पर है, इसलिए उन पर मैं कमेंट करना उचित नहीं मानता। अब आपने कहा कि भावी मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा ही नहीं, कांग्रेस 35, 40, 45 से ज्यादा सीट ही नहीं लाएगी, तो किसी को बेवकूफ बनाना है तो कह दो कि हम तेरे शहर को आगे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। और सचिन पायलट ऐसे झांकने में आने वाला आदमी नहीं है, इसलिए उसने फैसला किया है कि अगला चुनाव जाए भाड़ में, इस वक्त
एट प्रेजेंट मेरा और मेरे व्यक्तियों का समायोजन करो और हो जाएगा। जब सचिन अंदर आ जाएगा तो मुख्यमंत्री के तो प्रभाव में ऑलरेडी कमी आ जाएगी। तो ये भी मुख्यमंत्री की दौर से अशोक गहलोत बाहर है। तीसरा मुख्यमंत्री आपने कहा वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको प्रश्न ही नहीं है। जब नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तीनों आदमी जब तक एक जबान से कहते नहीं है तब तक वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनती है। लोकल प्रभाव तो बनता है, नेतृत्व तो बनता है, पर वोट नहीं मिलते हैं, टिकट तो हाईकमान देता है। तो मुख्यमंत्री की दौड़ से तो वसुंधरा जी भी बाहर है। फिर आपने गजेंद्र शेखावत का नाम है। गजेंद्र शेखावत 93 में जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक प्रेसिडेंट मात्र था, कोई उसका अचीवमेंट है नहीं। मैं उस यूनिवर्सिटी का 63 में प्रेसिडेंट था। वो बेचारा अकेला जोधपुर का प्रेसिडेंट, पूरे हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट होना चीफ मिनिस्ट्री की दावेदारी को पुष्ट नहीं करता है। तो गजेंद्र भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बचा नहीं, वो भी बात चला गया। आप बताइए कौन से मुख्यमंत्री की लड़ाई है? मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज लड़ाई में ही नहीं। मुख्यमंत्री नाम का तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है। मुख्यमंत्री नाम का कोई प्रचारक नहीं है। अब प्रचारक भी कौन है? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा करके बाहर से लोगों को बुलाया, इन मंत्रियों को बुलाया, अरुण सिंह को बुलाया। इनका प्रभाव नहीं है। प्रभाव था गुलाब चंद कटारिया के समर्थकों का, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया। अनाथ हो गई भारतीय जनता पार्टी। स्वामी चले गए तो पीछे तो परिणाम ही रह गए, कुछ आना जाना नहीं है, खेल खत्म। चौथा नंबर, मेरी बात को गहलोत ने टाइप की है। आई एम थैंकफुल टू गहलोत कि उसने पहली बार मेरी बात का समर्थन करके कहा चौथा नंबर आएगा। कांग्रेस की लड़ाई डांगी के साथ है, उस पर जाति समीकरण बहुत बड़ा प्रभाव करेगा, क्योंकि कांग्रेस का अपना कैडर तो है नहीं। जो कैडर है वो बीजेपी का है, आरएसएस का कैडर है। कैडर चले गया डांगी के साथ, तो इनके पास क्या रह गया? ब्लेडर रह गया, खाली हवा भरो और निकाल दो, कुछ नहीं बचा इनके पास। तो कांग्रेस के पास कौन सा वोट है? मुसलमान वोट है नहीं। हालांकि एक बड़ा तुगलकी आदेश आज निकाला है कि आप भविष्य में बनने वाले स्थानों पर पुलिस परिसर वगैरह कहीं भी मंदिर स्थापित नहीं होंगे तो सरस्वती की पूजा बंद करवा दो। सेक्रेटरी से सरस्वती की मूर्ति हटाइए, आप तुरंत हटाइए। पार्वती की हटाइए, सरस्वती की हटाइए, दुर्गा की हटाइए, अब जैसे सीएम निवास से हटाइए आप। सरकारी निवास तो वो भी है। ऐसा धर्मनिरपेक्षता का क्या जादू चढ़ गया? जो आदेश, तुगलकी आदेश बाबर ने नहीं दिया, अकबर ने नहीं दिया, औरंगजेब ने नहीं दिया, मुल्ला तो प्यादे ने नहीं दिया, वो आदेश पास कर दिया। क्यों नहीं जाएंगे? हर थाने पर मेरी तरफ से तो धर्म प्रतीक मूर्ति की स्थापना से अपराधियों का मनोबल टूटता है, उनकी धार्मिक भावना बढ़ती है। अब जब धार्मिक भावना बढ़ती है तो अपराध प्रवृत्ति घटती है, उसे प्रमोट करना चाहिए। इतना ही अगर धर्म से नफरत है तो मुख्यमंत्री घोषित करे कि वो किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा जब सरस्वती की वंदना होगी, देवों की वंदना होगी, जहाँ पर ईश्वरीय आराधना होगी। कसम खा ले आज से, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार की हरकतें करके कांग्रेस तो अपने पीठ पर खुद ही चक्कू खा रही है। जब कोई आत्महत्या करेगा तो आप कैसे बचा लोगे? आप हत्या को रोक सकते हो, आत्महत्या को कैसे रोक सकते हो? उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, एक ब्लेड लेकर नसी काटनी पड़ती है। वो काम कांग्रेस बड़ी बुद्धिमत्ता से कर रही है। जितनी भी सीट कांग्रेस हारेगी तो तुगलकी आदेश के कारण हारेगी। इसकी हार का जिम्मेदार होगा मुख्यमंत्री स्वयं होगा, उसकी सरकार होगी। और एक होगा कि बेचारे सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष होने के कारण इस मैदान में नहीं है, इसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जातिवाद करो तो कोई जाति विशेष है ही नहीं कांग्रेस के साथ। यहाँ पे बड़ी जातियां 4 है। डांगी एक तरफ चले गए, सबसे बड़ी जाति है। राजपूत 3 खेमे में बढ़ गए, जैन डांगी के साथ हो गए, मिनारिया भी अधिकांश डांगी के साथ है। आप बताइए डांगी हारेगा कैसे? खाली चिल्लाने से हारेगा नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अगर आपने ये कहा कि भाजपा चौथे स्थान पर आई तो आपको ये भी कहना चाहिए था कि कांग्रेस की टक्कर डांगी के साथ है। तो ये आप कहते तो शायद आप तकलीफ में पड़ जाते, इसलिए आपने ऐसा नहीं कहा। दरियावत में मुख्यमंत्री जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और दिवंगत जो भाजपा विधायक हैं गौतम मीणा के घर जाकर भाजपा को घेरा भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को गौतम मीणा की इतनी चिंता थी तो उसके बेटे कन्हैया को वो टिकट देते। कन्हैया के समर्थन में जो भी हैं उनकी एक बार तो मुख्यमंत्री के प्रति लगाव की भावना हुई है। क्या वो वोट बैंक में बदलेगा? मुख्यमंत्री किस तरह से इस वक्तव्य को आम जनता में ले जाएंगे और उसका परिणाम कांग्रेस के लिए सार्थक होगा? क्या कहना है आपका? देखिए साहब, आप नहीं जानते इस मुख्यमंत्री का मैं हमेशा कटु राजनीतिक आलोचक रहा हूं, पर मैं एक बात कहता हूं, मृत्यु पर और जीवन पर और शादी विवाह में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का सोशल जस्टिस अशोक गहलोत करता है। आई अप्रिशिएट, इसकी टेंडेंसी है।
हमारे विरोध के बावजूद मदर फादर किसी की डेथ हुई, पति की डेथ हुई, मैं अस्पताल में भर्ती हुआ तो संवेदना का फोन आया, चंद्रा जी कोरोना के लिए मेरे डॉक्टर भंडारी से कहा आपका ध्यान रखें। ये गुण है उसमें, उसको निभाया उसने। लेकिन आगे की जो बात है उसका राजनीतिकरण है। अगर वो किसी की मृत्यु पर किसी दुश्मन के घर भी जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इट इज हिज नेचर एंड आई अप्रिशिएट इट। पर इसका यह अर्थ थोड़ी कि आप उसका राजनीतिकरण करो। सीधा बोलना था अशोक जी को, 2 लाइन नहीं, वो एक विधायक थे, इस प्रकार की मृत्यु हुई, इसलिए मैं जाके आया हूं, इससे मेरी कोई राजनीति नहीं है। पर वो पीछे ये प्रश्न पैदा करके उसको टिकट से जोड़ना, टिकट वित्त से जोड़ना, इस दिखाई गई सहानुभूति का दुरुपयोग होता है। ऐसा अशोक गहलोत को नहीं करना चाहिए था। सीधा बोलता भाई संवेदना प्रकट करनी थी, इसलिए मैं चला गया। और हर जगह जाते हैं, महिपाल मदेरणा के घर जाना था, वो गए नहीं, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। पर अशोक गहलोत को संवेदना प्रकट करने के लिए सब जगह जाना है तो वहां भी जाना चाहिए था। गए होंगे तो धन्यवाद के पात्र होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक के मृत्यु के प्रति संवेदना के लिए जाते हो, फिर उसको टिकट से जोड़ देते हो। दिस इज नॉट फेयर, अनफेयर। कि भाजपा क्या करती नहीं करती, भाजपा अशोक गहलोत की राय पर नहीं चलती है। भाजपा का अपना तरीका है, वो तो उसके तेवर ही अलग है। मैं भाजपा की आलोचना क्यों करता हूँ कि भाजपा में हूं नहीं। जब मैं मैदान जंग में भाजपा में नहीं हूं तो मैं मुक्त हूं। अगर कोई बंदी आदमी भाजपा का सिपाही है तो वो इस प्रकार की कह सकता है कि डाकी का टिकट काट के भाजपा ने गलती की, 2 महीने नोटिस आ जाता है, बाहर निकाल देंगे। तो मैं बार बार लोग मुझे कहते हैं ज्वाइन क्यों नहीं करते, इतने मोदी के आप बड़े प्रशंसक हो। तो मैं कहता हूं ज्वाइन करने से जवान पर ताला लग जाएगा। मुझे पद का तुकना नहीं, जवान के ताले की मुक्ति का शौक है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाता हूँ। सही बात कहता हूँ। आपने पूछा, मैंने आपको। आने वाले भविष्य में राजस्थान की राजनीति किस ओर जाएगी और कौन सी पार्टी राजस्थान के सत्ता का सिरमौर बनेगी, उस पर क्या कहना है आपका? कहने की जरूरत ही नहीं है, सुनने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। नंबर 1, कांग्रेस तो किसी कीमत पर, अगर वर्तमान नेतृत्व में सचिन की नाराजगी के बाद चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस 25 से 30 का आंकड़ा पार भी करेगी। सचिन को राजी करके, एडजस्ट करके, नेतृत्व देके, अध्यक्ष बना के उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 30 का आंकड़ा बढ़ करके 60 तक पहुंचेगा। तो भाजपा का राज आना तय, इसमें कोई शक नहीं है। अगला सरकार भाजपा की बनेगी। अब भाजपा में कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। द्रौपदी के स्वयंवर के समय तो 5 ही आदमी थे जो द्रौपदी के पति बने थे। भाजपा में तो मुख्यमंत्री पद की द्रौपदी के पति 10 हो गए। अब 10 का विवरण आधा मिनट में खत्म करता हूं। ओम माथुर का नाम आता, आरएसएस बनाएगी नहीं। गजेंद्र शेखर पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों रुपए का घपले का मामला, वो बढ़ेगा नहीं। तीसरे नंबर में आता गुलाब जी, 80 साल के हो जाएंगे। अगर 75 साल के वो हो गया कंसेशन तो गुलाब जी का चांद बनता है। पर वो मोदी करता तो थावरचंद को और येदियुरप्पा को हटाता ही नहीं, वो संभावना लगती नहीं है। सचिन पूनिया अभी बच्चा है, वो है मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री स्तर, उससे अपना क्रिएट किया है, इससे ज्यादा आगे है नहीं। राजपूतों में और कोई आदमी मुझे दिखता नहीं है। आप बताओ कौन बन सकता है, आप बताइए ना, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आप भी तो बड़े पत्रकार हो, 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हो, आप सजेस्ट करो। इनमें और वो भूपेंद्र यादव जंप लेके आया, हाई जंप लेके। मैंने एक स्टेटमेंट लिया तो हरियाणा में जा भाई, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हरियाणा से ले लिया, राजस्थान ने नाम ही कर लिया उसका। ओम बिरला वो कितना भी हो स्पीकर या कुछ भी बना दे, ये मोदी जी की मेहरबानी है, होशियार आदमी है, बना दिया। कोटा में जीतता भी है, पर कोटा नगर पालिका के बाद, तहसील के बाद ओम जी को कोई नहीं जानता। मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट था, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर था, कैबिनेट मंत्री था। जब मेरे एरिया में वो एक दिन नहीं आए तो मैं कैसे कह सकता हूँ ओम जी को कोई जानता, उनका नाम ही कट गया। अब पीछे फंसता कौन है? एक वो सुनील बंसल का नाम लाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि लंका में राज करना है तो रामचंद्र जी को तो विभीषण की जरूरत नहीं, अंगद को बिठा दूंगा, ऐसे नहीं होता है। हक भी तो होना चाहिए। तो सुनील बंसल भी आउट है, भूपेंद्र आउट है, बचता कौन है? अब पीछे 4-5 लोग बचते हैं, वो कौन कौन हो सकते हैं इस पर मैं कमेंट नहीं करता। समझता तो हूं, शक भी है, संदेह भी है, मैं जानता भी हूं। और तकरीबन मेरे दिमाग में जो नाम है वही नाम एक्सेप्टेबल होगा, सबको होगा। नाम एक्सेप्टेबल 3 कंडीशन है। अच्छे घर का आदमी होना चाहिए, आरोप नहीं होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए। जहां तक जाट का प्रश्न है, वो भाजपा का मुख्यमंत्री बनता नहीं तो राजपूत बनना चाहिए, तो राजपूत भी होना चाहिए। इन सब गुणों को मिला करिए। आप बताइए कि आप किस नाम पर आपका दिमाग गया? भारतीय जनता पार्टी में यूं तो कई नेता हैं, लेकिन उन नेताओं में भी दिया कुमारी का नाम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, और दिया कुमारी सांसद भी हैं, विधायक भी रही है, और जयपुर से वो राजघराने से संबंध रखती हैं। राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के राजपूतों में उनका वर्चस्व भी है।
क्या कहना है दिया कुमारी के बारे में? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं देकर के अस्वीकृत नहीं करता। मैं समर्थन नहीं करता, पर मैं अस्वीकार नहीं करता। एक नाम आपने कहा है, और जब आप खुद ही कह रहे हो कि लोगों में चर्चा और संभावना है, तो मैं किसी का नेगेटिव क्यों बोलूं? अगर कोई नेगेटिव पॉइंट होता तो मैं पूछ लेता। मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट अभी दिखा नहीं, दिखे तो सबसे पहले हाल होता मैं करूंगा, पर ऐसा पॉइंट ही नहीं है कोई। आपने जो बात की तो कुछ झूठी नहीं है, तो आपके सत्य को ठुकराऊं, इतना बड़ा मूर्ख तो मैं हूं नहीं। ऐसे लोग चाणक्य थोड़ी कहते हैं, ऐसा बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है, मेरे को बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। एक बात को ध्यान रखो, कबीरा जिना बावरी कई या सड़क पताल, आप उनका भीतर है जूती खाद कपाल। एक बार अशोक गहलोत ने सचिन के लिए निकम्मा नकार रखा, उसकी कीमत गहलोत को आज भी चुकानी पड़ती। 4 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रदूत नामक अखबार के खिलाफ जो आक्रमण किया है, जिंदगी भर उसे उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक पत्रकार ने लिख दिया, क्या हो गया? मुख्यमंत्री का काम एक पत्र पर कमेंट करना है, वो भी लगातार लंबे समय तक। मैं कहता हूँ राष्ट्रदूत वो अखबार है जिसकी स्थापना हजारी बाबू जैसे ईमानदार आदमी ने भैरू सिंह के सहयोग और नरेंद्रनाथ आचार्य के सहयोग से की थी, जिसका शिवपूजन त्रिपाठी जैसा प्रकांड पंडित एडिटर हुआ करता था। तो कई बातें उसकी अच्छी भी है, हो सकता है उसने जरूरत से ज्यादा मुख्यमंत्री की आलोचना करके उनको कुलित किया हो, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। मगर सत्य का फैसला मैं कौन हूं करने वाला? आपने पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। और फरमाइए कुछ। राजस्थान की राजनीति का खेल भले ही व्यंजना में चले, लेकिन परिणाम क्या होगा और शाश्वत रूप से कौन सामने आएगा आगे आने वाले भविष्य में नेता के रूप में, यह तो समय ही बताएगा। समय की प्रतीक्षा करिए और देखिए कि राजस्थान की राजनीति किस ओर जाती है। नेता तो कई हैं, लेकिन अभिनेता तो एक ही होता है, और वो कौन बनता है राजस्थान का, यह तो समय ही फैसला करेगा। हम आपको और भी नेता के साथ इसी तरह से उनकी क्या भावना है, क्या वक्तव्य हैं और राजस्थान की राजनीति के प्रति उनकी क्या दिशा निर्देश हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।